दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व इटली में हुआ था, इसलिए इसे इटालियन प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन 1494 में लूकास पेसियोली ने डी कंपोस्ट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक में किया था। प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं। इसमें एक प्राप्त करने वाला तो दूसरा देने वाला होता है। एक क्रेता तो दूसरा विक्रेता होता है। एक के पास वस्तु आती है तो दूसरे के पास से वस्तु जाती है। इस लेनदेन के दोहरे पहलू को लेखा पुस्तकों में नियमबद्ध तरीके से लिखने की विधि को ही दोहरा लेखा पद्धति कहा जाता है। इसमें नाम पक्ष एवं जमा पक्ष का योग सदैव बराबर होता है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा प्रविष्टि में एक पक्ष को डेबिट किया जाता है तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार खातों से संबंधित लेनदेन को खातों के नाम पक्ष क्रेडिट और जमा पक्ष डेबिट में लिखे जाते हैं। खातों के दोनों पक्षों में समान राशि से डेबिट व क्रेडिट किया जाता है, अर्थात प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि दो खातों में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में की जाती है। खाता बही में व्यवसाय से संबंधित सभी खाते होते हैं। यह एक प्रमुख लेखा पुस्तक होती है। खाता बही के खातों के शेष निकालकर तलपट तैयार किया जाता है, जिसमें खातों के लेखा संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या हैं? तो प्रत्येक सौदे के दो पक्षकार होते हैं। दोनों पक्षों में लेखा करना होता है। दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है प्रत्येक वित्तीय व्यवहार के दो पक्षकार, मतलब वित्तीय व्यवहार रोकड़ वस्तु या सेवा के रूप में दो पक्षों के मध्य होता है। इसमें एक लाभ प्राप्त करने वाला जबकि दूसरा लाभ देने वाला होता है। फिर दोनों पक्षों का व्यवहार का प्रभाव, तो प्रत्येक वित्तीय या व्यापारिक व्यवहार में दोनों पक्षों पर समान प्रभाव पड़ता है। दोनों पक्षों में लेखा करना, चूंकि वित्तीय व्यवहार का प्रभाव दोनों पक्षों में पड़ता है, अतः दोनों पक्षों में इसका लेखा करना चाहिए। फिर दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव, प्रत्येक व्यवहार में एक पक्ष में के क्रेडिट तथा दूसरे पक्ष में डेबिट पर प्रभाव पड़ेगा। अब दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं या पुस्त पालन क्या है? तो इसकी तीन अवस्थाएं हैं। पहला है प्रारंभिक लेखन, जिसमें व्यापारी लेन-देन के तुरंत पश्चात उसे लेखा पुस्तकों में दर्ज करना प्रारंभिक लेखा कहलाता है। इन पुस्तकों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कहा जाता है। छोटे व्यापारी समस्त सौदे हेतु एक ही जनरल रखते हैं, जबकि बड़े व्यापारी की प्रकृति के अनुसार से अलग-अलग जनरल जैसे क्रय, विक्रय, प्राप्त बिल, देय बिल रखते हैं। फिर वर्गीकरण या खतौनी, तो दूसरा अवस्था होती है खतौनी या वर्गीकरण। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से हमें सामूहिक परिणामों की जानकारी नहीं प्राप्त होती, अर्थात किसी व्यापारी का कुल बकाया, विशेष अवधि में कुल विक्रय, किसी मध्य विषय से आय इत्यादि का पता नहीं लगाया जा सकता। अतः खाता बही से प्रत्येक पक्ष का एक खाता खोला जाता है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा आय व्यय संबंधित खाते खोले जाते हैं। इन सभी व्यवहारों को छांट कर संबंधित खाते के सही पक्ष में उनका लेखा कर दिया जाता है। छांटने के कार्य को वर्गीकरण तथा खाते में लिखने के कार्य को खतौनी कहा जाता है। फिर खाता बही दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत लेखांकन की दूसरी अवस्था की प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद अंतिम अवस्था आती है, जिसको कहते हैं खाते बनाना। व्यापार में कितना लाभ हुआ, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, यह जानकारी खाता बही से नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि खाता बही में खातों की संख्या अधिक होती है। इसकी जानकारी हेतु खाता बही के समस्त खातों से कार्य के अंत में शेष निकालकर तलपट बनाया जाता है। इसी तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, तुलन पत्र बनाया जाता है। इन्हें व्यापार के अंतिम खाते कहा जाता है। फिर दोहरी लेखा पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते कौन कौन से हैं? तो पहला है रेवेन्यू खाता, दूसरा है शुद्ध रेवेन्यू खाता, तीसरा है पूंजी खाते पर प्राप्तियों का एवं भुगतान का विवरण और चौथा है सामान्य चिट्ठा। अब है दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ।
तो यह समस्त लेन देन का पूर्ण तथा विश्वसनीय रिकॉर्ड है। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे को 2 खातों में लिखा जाता है, इसलिए धोखाबाजी तथा बेईमानी की कम संभावना रहती है। यह व्यवस्था की आय, व्यय, परिसंपत्तियों, देयताएं की पूर्ण जानकारी देता है, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इससे व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें तलपट विवरण बनाकर लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच हो जाती है। इस पद्धति से किसी भी समय व्यवस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो दोहरा लेखा पद्धति की सीमाएं क्या हैं? इस पद्धति में सभी स्थायी संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर ही दिखाया जाता है, अतः इससे संस्था की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती। यदि कोई लेखा प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखने से ही रह जाता है, तो इस अशुद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता। यदि प्रारंभिक लेखा पुस्तक में ही गलत रकम लिख दी जाए, तो खाता बही में भी गलत राशि लिखी जाएगी। फिर इस पद्धति में क्षतिपूरक अशुद्धियों को खोजना कठिन होता है। गलत खाते के सही पक्ष में कोई पक्ष की खतौनी कर दी जाए तो इस अशुद्धि का पता नहीं चलता। तो गलत खाते के सही पक्ष में कोई पक्ष की खतौनी कर दी जाए किसी गलत पक्ष की, जैसे सुरेश के खाते में 5,000 रुपये से डेबिट करने के बजाय मोहन के खाते में 5,000 रुपये डेबिट किया। अब अन्य प्रणालियों की अपेक्षा यह अत्यधिक खर्चीली है और इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। खाते के प्रकार क्या कितने हैं? तो खाते के प्रकार है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। व्यक्तिगत खाता यह निजी व्यक्तियों से संबंधित खाते होते हैं। पहला प्रगति व्यक्ति प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है। उदाहरण सुरेश पुरोहित और राजस्थान उच्च न्यायालय आरपीएससी। फिर वास्तविक खाता वस्तु या किसी संपत्ति से जुड़े होते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे भवन है, राशन, मशीन, कार इत्यादि। फिर नाम मात्र के खाते ऐसे खाते जिनका संबंध व्यक्तिगत खाते एवं वास्तविक खाते से नहीं होता, जैसे लाभ हानि, आय व्यय। फिर खाता डेबिट या क्रेडिट में, जैसे व्यक्तिगत खाता तो प्राप्तकर्ता को डेबिट करेंगे और देने वाला को हम करेंगे क्रेडिट। फिर वास्तविक जो डेबिट किस में होगा, आने वाली वस्तुओं को तो हम डेबिट करेंगे और जाने वाले को हम करेंगे क्रेडिट। फिर नाम मात्र के खाते में व्यय या हानि को तो हम करेंगे डेबिट और लाभ और आय को करेंगे क्रेडिट। अब है लेखांकन की पुस्तकें, तो इसमें है जनरल रोज नामचा। तो लेखांकन की प्रथम पुस्तक जिसे क्रेता सर्वप्रथम प्रयोग में लाता है। प्रत्येक लेन देन व्यवहार को नाम पक्ष एवं जमा पक्ष में लिखा जाता है और जनरल में लिखने का कार्य जनरल प्रविष्टि कहलाता है। फिर जनरल प्रविष्टि के प्रकार साधारण प्रविष्टि, मिश्रित प्रविष्टि, खाता बही, सहायक बही या तलपट। तो साधारण प्रविष्टि डेबिट एवं क्रेडिट के एक एक लेन देन होना साधारण प्रविष्टि कहलाता है। फिर मिश्रित या जनरल प्रविष्टि में डेबिट और क्रेडिट में से एक से अधिक लेन देन हो, जैसे सैलरी खाता। फिर खाता बही यानी कि लेजर, इससे प्रधान प्रविष्टि बुक भी कहा जाता है। लेखांकन के द्वितीय चरण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है सहायक बही, इसमें एक प्रकृति के लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं। प्रयोग लेखांकन के प्रथम चरण में किया जाता है। और फिर है तलपट, तो लेखांकन में गणितज्ञ शुद्धता की जांच हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यह लेखांकन की मुख्य पुस्तकों का भाग नहीं होता है। अब अगला है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक आधारभूत एवं औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से निगम या कंपनी प्रबंधकों, निवेशकों, सरकार इत्यादि की वित्तीय सूचनाएं संचारित करता है। इनके अंतर्गत लाभ हानि, तुलन पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुपात विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। यह व्यवसाय के अंतिम चरणों में बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरण को निम्नलिखित तकनीकों द्वारा विश्लेषित किया जाता है: तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, अनुपात वित्तीय विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु, फिर प्रवृत्ति विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण तकनीक यह प्रकार का दस्तावेज है जो किसी समयावधि में व्यवसाय की वृद्धि की तुलना करने के लिए संगठन के वित्तीय प्रदर्शन को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत करता है।
यह क्षैतिज विश्लेषण का प्रकार है जिसमें एक से अधिक फर्म का एक से अधिक वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय फर्मों की आंतरिक तुलना करना है। यह पूर्ण आंकड़ों एवं प्रतिशत दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। फिर है समानाकार वित्तीय विवरण, तो यह केवल प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह लंबवत विश्लेषण का प्रकार है। इसमें एक ही संस्था के एक ही वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और यह 100% मानकर तुलना करता है। फिर प्रवृत्ति विश्लेषण, किसी भी फर्म के आंकड़ों का दीर्घकाल के लिए चित्र के रूप में प्रदर्शन करना। फर्म के किसी वर्ष के आंकड़ों को सर्वप्रथम आधार बनाया जाता है। फिर आधार बनाने के पश्चात फर्म के चिट्ठों का आगामी वर्षों में घटने एवं बढ़ने की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है। यह इसके प्रकार होते हैं। पहला निरपेक्ष समंक चार्ट जिसमें 10 वर्ष की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। फिर होता है निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों में मूल्यों की श्रृंखला की तुलना पिछले वर्षों से की जाती है। अब है रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, जो फर्म के नकद स्रोतों में तरलता अधिक होती है। इस तकनीक में फर्म के नकद स्रोतों एवं उनके उपयोग का विश्लेषण किया जाता है। यह किसी दो फर्म के किसी निश्चित अवधि में नकद शेष में हुए परिवर्तन के कारण व्याख्या करता है। इस तकनीक में वित्तीय गतिविधियों, निवेश गतिविधियों एवं परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 धारा 240 लेखा मानक 3 में रोकड़ प्रवाह का विवरण दिया जाता है। रोकड़ प्रवाह से तात्पर्य गैर रोकड़ मदों द्वारा रोकड़ के आवक एवं जावक से है। गैर रोकड़ मद की रोकड़ के रूप में प्राप्ति को रोकड़ अंतर प्रवाह एवं भुगतान को रोकड़ बहिर्प्रवाह कहा जाता है। फिर कोष प्रवाह विश्लेषण, यह फर्म की कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तब होता है जब एक और चालू संपत्ति अथवा चालू दायित्व से संबंधित लेखा प्रभावित हो तथा दूसरी ओर गैर चालू संपत्ति तथा गैर चालू दायित्व से संबंधित लेखा प्रभावित हो। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि निश्चित अवधि में कोष का सृजन किस तरह हुआ है एवं उसका उपयोग कहाँ हुआ है। सम विच्छेद विश्लेषण, यह एक अल्पकालिक अवधारणा है। यह एक विक्रय स्तर होता है जिस पर उत्पादक को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। इसका उपयोग से लाभ नियोजन एवं लागत नियोजन में सहायता मिलती है। फिर अनुपात विश्लेषण, तो अनुपात एक गणितज्ञ संख्या है जो जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं की संबद्धता से संदर्भ हेतु परिकलित किया जाता है और भिन्न समानुपात प्रतिशत आवृत्त के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रकार हैं जैसे इसके परंपरागत विश्लेषण और क्रियात्मक विश्लेषण। परंपरागत में आते हैं लाभ हानि अनुपात और तुलन पत्र अनुपात और मिश्रित अनुपात। और फिर क्रियात्मक में आते हैं द्रव्यता अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, आवर्त या सक्रिय अनुपात और लाभ प्रदाता अनुपात। तो क्रियात्मक वर्गीकरण जिसमें आता है द्रव्यता अनुपात। पहला है इसमें बताते हैं द्रव्यता अनुपात में व्यवसाय की अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता को मापने हेतु प्रयोग, चालू दायित्व को चुकाने में फर्म कितनी सक्षम है का मापन किया जाता है। दो प्रकार जैसे कि चालू अनुपात और तरल अनुपात। तो चालू अनुपात होता है चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व या चालू परिसंपत्तियां अपन में चालू दायित्व। और तरल अनुपात होता है तरल संपत्तियां माइनस चालू दायित्व या फिर तरल संपत्तियां अपन चालू दायित्व। ऋण शोधन क्षमता अनुपात, यह दीर्घकाल में फर्म के ऋण चुकाने की क्षमता को व्यक्त करता है। यह प्रकार होते हैं इसके ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ब्याज प्राप्ति अनुपात, ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात। तो ऋण क्षमता अनुपात होता है ऋण अपॉन में समता। फिर ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात होता है दीर्घकालिक ऋण अपॉन में नियोजित पूंजी। फिर है स्वामित्व अनुपात जिसमें अंशधारक की पूंजी और नियोजित पूंजी। और ब्याज व्याप्ति अनुपात जिसमें ब्याज व कर देने से पूर्व लाभ और दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज। अब आवर्त व क्रियाशीलता और सक्रियता अनुपात क्या है? तो एक लेखा अवधि के दौरान विनियोजित परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के किसी संगठक को कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। इसके प्रकार है निवेश आवृत अनुपात, एहतियात आवृत अनुपात और व्यापारिक देय आवृत अनुपात।
फिर है लाभ प्रदाता अनुपात। यह व्यवसाय के संसाधनों के उपयोग के पश्चात व्यवसाय लाभ का कितना अर्जन कर रहा है की क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। तो व्यवसाय में संसाधनों के उपयोग के पश्चात व्यवसाय लाभ का कितना अर्जन कर रहा है, क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसमें आते हैं प्रचालन अनुपात, निवल लाभ अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात, मूल्य अर्जन अनुपात, निवेश पर प्रत्याय या फिर नियोजित पूंजी। अब जैसे सकल लाभ अनुपात हो गया, सकल लाभ अपन में प्रचालन से निवल आगम इंटू 100। फिर प्रचालन लाभ अनुपात है प्रचालन लाभ अपन में प्रचालन से आगम इंटू 100। निवल लाभ अनुपात है निवल लाभ अपन में प्रचालन से आगम इंटू 100। फिर है परंपरागत वर्गीकरण। तो इसमें पहला आता है लाभ हानि अनुपात, जो सूचना है लाभ हानि खाते से लेकर विश्लेषण करना और फर्म के क्रय विक्रय में अंतर को प्रदर्शित करता है। फिर तुलन पत्र अनुपात। तो इस प्रकरण में दोनों चर तुलन पत्र से हैं, तो इसे तुलन पत्र अनुपात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सभी सूचनाएं तुलन पत्र से ली जाती है। फिर है मिश्रित अनुपात। इसमें दो भिन्न चर एक लाभ व हानि विवरण से तथा एक चर तुलन पत्र से लेकर मिश्रित अनुपात प्राप्त किया जाता है। फिर अगला उत्तरदायित्व लेखा।